दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है। क्या? कि दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है, उसको नहीं जो जरा सी मुसीबत देखकर हार मान जाता है। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विथ नित्यम चैनल से आपको जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, या फिर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी रेलवे या फिर बैंक की तैयारी कर रहे हैं। वे तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें आपसे जीके जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि टारगेट विथ नित्यम चैनल से जो भी आपको जीके जीएस के सीरीज दिए जाएंगे वे सभी लूसेंट के प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न है। जो लूसेंट जो है, लूसेंट के निचोड़ है, लूसेंट के पीवाई क्यूज पर ये डिपेंड है। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे ये सभी एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, सवालों से हम आपकी शुरुआत करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला सवाल आपके समक्ष क्या है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है? ऑप्शन ए है भागलपुर, ऑप्शन बी है पूर्णिया, ऑप्शन सी है रोहतास, ऑप्शन डी है जमुई। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए, तब बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है? तब भागलपुर को। ठीक है, भागलपुर को सिल्क सिटी ऑफ बिहार कहा जाता है। इसे सिल्क के मामले में इसे जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग मिल चुका है सिल्क के मामले में। रेशमी वस्त्र में इसको भागलपुर को क्या मिल चुका है? जीआई टैग मिल चुका है। भागलपुर तो सिल्क सिटी के नाम से जाना ही जाता है, साथ में भागलपुर जो है ये जर्दालू आम के लिए भी जाना जाता है। जर्दालू आम में भी इसे जीआई टैग मिल चुका है। जर्दालू आम के लिए भी भागलपुर जाना जाता है। साथ में कतरनी चावल के लिए, कतरनी चावल होती है पूरा एकदम सुगंधित होती है, इसमें भी इसको जीआई टैग मिल चुका है। तो कतरनी चावल के लिए, जर्दालू आम के लिए और सिल्क सिटी के लिए भागलपुर को जाना जाता है। भागलपुर को सबसे ज़्यादा भागलपुर रेशमी चीज़ों का उत्पादन अधिक करता है, इसीलिए इसे सिल्क सिटी ऑफ बिहार या सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के भी नाम से जानते हैं। बाकी अगर हम लोग इसका राइट आंसर जो होगा टिक कर देते, इसका राइट आंसर भागलपुर होगा। चलिए देखिए, अगर हम लोग पूर्णिया की बात करें तब पूर्णिया बिहार का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। साक्षरता दर वाला जिला बिहार का सबसे कम यानी पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? तो वो है पूर्णिया जिला। इसीलिए पूर्णिया के प्रत्येक पंचायतों में लाइब्रेरी की सुविधा दी गई है, जिससे बच्चे जो हैं वो मोटिवेट होकर लाइब्रेरी में पढ़े जाए। ठीक है, तो पूर्णिया में साक्षरता को बढ़ाने के लिए पूर्णिया के प्रत्येक पंचायत में लाइब्रेरी की सुविधा दी गई है। तो ये बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा भी गया था कि बिहार के किस जिले में लाइब्रेरी की सुविधा दी गई है? तो वो होगा पूर्णिया जिला। बाकी हम लोग अगर रोहतास की बात करें तो रोहतास जिला जो है ये बिहार का सबसे दक्षिणतम कोना में है, जो कि यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और रोहतास जिला जो है ये पाइराइट का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में करता है। पाइराइट्स का उत्पादन, खास पाइराइट सीमेंट हो गया, ये उत्पादन कौन करता है? रोहतास। जमुई को तो आप जानते हैं बिहार का एकमात्र जिला जो क्या करता है? सोना का उत्पादन करता है, मतलब कि सोना यहाँ सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है जमुई में। भारत का करीबन 44% जो सोना है वो जमुई में ही पाया जाता है। और नवीनतम सोने की खान मुंगेर और नवादा जिला में देखने को हमको मिलती है। तो ये करंट अफेयर का भी सवाल था। आपको ये डिस्कशन मज़ेदार लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है वह है। आपके पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र को, ऑप्शन बी गंडक को, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन डी दामोदर को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दामोदर नदी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दामोदर नदी। अगर हम लोग दामोदर नदी की बात करें तो दामोदर नदी जो है ये झारखंड
कहाँ पे? झारखंड और पश्चिम बंगाल। WB से समझ जाइए वेस्ट बंगाल। तो दामोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और ध्यान दे दीजिए, बिहार का शोक। बिहार का शोक आप सबको मालूम होगा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। हम लोग ब्रह्मपुत्र की बात करें तब ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये 3 देशों से बहती है। पहला चीन, जहाँ से ये निकलती है, अंशी ग्लेशियर, ठीक है, मानसरोवर झील। उसके बाद भारत, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद बांग्लादेश। तो ये 3 देशों से गुजरती है कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। चीन, भारत, बांग्लादेश। गंडक नदी की बात करें तो ये 2 देश से, नेपाल और भारत। गंडक नदी नेपाल और भारत, नेपाल और भारत। और दामोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल। झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो झारखंड का शोक स्वर्ण रेखा नदी को कहा जाता है। झारखंड का शोक स्वर्ण रेखा नदी को। और उड़ीसा का शोक, तो उड़ीसा का शोक महानदी को। किसको? महानदी को। और बिहार का शोक कोसी नदी को। और पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को। तो ये तमाम जानकारी आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल आपके समक्ष क्या कहता है कि नीली क्रांति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मांस से, ऑप्शन बी अनाज से, ऑप्शन सी मछली से, ऑप्शन डी दलहन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नीली क्रांति जो है वो मछली से संबंधित है। किससे संबंधित है? मछली से संबंधित है। आपको बता दें कि जो नीली क्रांति है ये लॉन्च किया गया था। नीली क्रांति कब लॉन्च किया गया था? तो नीली क्रांति जो है ये लॉन्च किया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही लक्ष्य रखा गया था कि मछली को क्या करना है? सर्वाधिक बढ़ावा देना है, उत्पादन करना है। और 7वां पंचवर्षीय योजना जो है ये 1985 से लेकर 1990 तक चला था। 1990 तक चला था। और इसी 7वीं पंचवर्षीय योजना में मछली के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि किया गया था। मछली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य हमारा पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल है, ठीक है। बाकी अगर हम लोग मछली की चैम्बर की बात करें तो मछली में कितने चैम्बर होते हैं? मछली में कितने चैम्बर होते हैं? तो मछली में 2 चैम्बर होते हैं। मछली में कितने चैम्बर? 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है। बाकी मांस उत्पादन की बात करें तो जो मांस जो उत्पादन है ये किस क्रांति से संबंधित है? तो ये लाल क्रांति से संबंधित है। और काली क्रांति पेट्रोलियम से और हरित क्रांति अनाज उत्पादन से, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या कहता है कि हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको बता दें कि जो हॉर्नबिल त्योहार है ये कहाँ मनाया जाता है साथियों? तो हॉर्नबिल त्योहार ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल त्योहार। नागालैंड में हॉर्नबिल त्योहार की जो शुरुआत है वो 1 दिसंबर से की जाती है। कब की जाती है? 1 दिसंबर से की जाती है। हॉर्नबिल त्योहार जो है इसे क्या कहते हैं? इसे इंडियन हॉर्नबिल भी कहते हैं। इसे इंडियन हॉर्नबिल भी कहते हैं, हॉर्नबिल भी कहते हैं, ठीक है। तो हॉर्नबिल को इंडियन हॉर्नबिल भी कहते हैं। सभी त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। जो हॉर्नबिल त्योहार है इसे सभी त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, ठीक है। हॉर्नबिल त्योहार को सभी त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। हॉर्नबिल त्योहार को इंडियन हॉर्नबिल कहा जाता है। हॉर्नबिल त्योहार जो है वो नागालैंड में 1 दिसंबर से शुरू किया जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल त्योहार तो मनाया ही जाता है, साथ में मोत्सू त्योहार भी मनाया जाता है। मोत्सू त्योहार, कौन सा त्योहार? मोत्सू त्योहार भी मनाया जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है हल्दिया बंदरगाह, ऑप्शन बी कांडला बंदरगाह, ऑप्शन सी मंझगांव बंदरगाह, ऑप्शन डी मुरगांव बंदरगाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, चलिए अब पूरा इसका डिस्कशन देखते हैं। किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर कहा जाता है? तो हल्दिया बंदरगाह को। हल्दिया बंदरगाह जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। बाकी कांडला की अगर हम लोग बात करें तो कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। बाकी मझगांव बंदरगाह की बात करें तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। और मुरगांव बंदरगाह की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा में। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में, इसे डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं और यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? हुगली नदी के तट पर स्थित है। हुगली नदी के तट पर स्थित है, इसे डायमंड हार्बर के भी नाम से जानते हैं। और हमारा जो कोलकाता है वो हुगली नदी के तट पर ही स्थित है। तो ये तमाम जानकारी आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए, हम इसे इरेज करेंगे। चलिए, तो प्यारे साथियों आज की हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी इसका पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो आप टारगेट विद नित्यम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे भारत।